नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे और आपको इस प्रसंग में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक महिलाओं के ऊपर है। हमारा इस वीडियो में कतई मोटिव नहीं है कि हम किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाएं या उनकी भावना को ठेस पहुंचाएं। किसी माता बहना की गरिमा या उसकी भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कतई इरादा नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने घर में किस तरह नियंत्रण बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, प्राचीन समय में एक घने जंगल में एक तोता और मैना का जोड़ा एक पेड़ पर रहा करता था और दोनों में काफ़ी प्रेम था, दोनों में काफ़ी अच्छे संबंध थे। जब एक रोज़ की बात है कि मैना तोता से कुछ बातें कर रही थी, तब तोता मैना से कहता है कि आपकी नारी जाति का कोई भरोसा नहीं है, आपकी नारी जाति बहुत खराब हो चुकी है। यह नारी जाति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है और कुछ भी कदम ये ना आपकी नारी जाति उठा सकती है। तो यह बात सुनकर मैना आग बबूला हो गई और तोता से कहने लगी कि आप हमारी नारी जाति का अपमान कर रहे हैं, आप हमारी नारी जाति पर आरोप लगा रहे हैं, आपको ये बात शोभा नहीं देती है। तब तोता फिर से अपनी बात दोहराता है और कहता है कि नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, आपकी नारी जाति इस समय बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और आपकी नारी जाति ने अपना सब कुछ खो दिया है और आपकी नारी जाति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और किसी भी हद तक जाकर अपने काम को अंजाम दे सकती है और किसी को भी फंसा सकती है, किसी को भी मरवा सकती है। आपकी नारी जाति इस समय काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। तब मैना कहती है कि नहीं पियाजी, आप गलत कह रहे हैं और अगर आप सही कह रहे हैं तो आप हमें ये साबित करके बताइए। तब तोता एक कहानी के माध्यम से अपनी उस मैना को बताने और समझाने की कोशिश करता है। आइए सुनते हैं तोता की कहानी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें ताकि बेहतर तरीके से आपकी समझ में आए और आप बेहतर तरीके से इन सभी चीज़ों का अनुसरण कर सकें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों मित्रों के अंदर काफ़ी प्यार, प्रेम और काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक मित्र जो था वो साहूकार का लड़का था, दूसरा जो था वो एक राजा का लड़का था और तीसरा जो था वो एक सेठ का लड़का था। यानी कि तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती, काफ़ी अच्छी मित्रता थी। एक दिन राजा का लड़का कहता है कि चलो मित्रों, हम अपने ससुराल चलते हैं और मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। तब उन दोनों मित्रों ने उस मित्र से कहा कि मित्र, तुम अपने ससुराल में रह जाओगे, हम दोनों कहाँ रहेंगे, हम दोनों की कहाँ रुकने की व्यवस्था होगी। तब उस राजा के लड़के ने कहा कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ, जहाँ मेरी ससुराल है, वहाँ पर एक सराय होती है, सराय में तुम रुक जाना और अगले दिन हम अपनी पत्नी को लेकर आ जाएंगे और तीनों हम अपने नगर वापस लौट आएंगे। वो दोनों मित्र इस बात पर राजी हो जाते हैं और तीनों मित्र उस राजा के लड़के की ससुराल के लिए रवाना होते हैं। प्रिय दर्शकों, जो राजा का लड़का था वो अपने ससुराल में जाकर पहुंच जाता है और वहीं पर उसके ठहरने और रुकने की व्यवस्था की जाती है। और उसके जो दोनों मित्र थे, जो साहूकार का लड़का था और जो सेठ का लड़का था, वो एक सराय में रुकने की व्यवस्था करते हैं। उनकी रुकने की व्यवस्था एक सराय में की जाती है। प्रिय दर्शकों, उस सराय में एक बूढ़ी माता भी रहती थी। बूढ़ी माता कहती है कि बच्चों, आज तुम इस सराय में मत रुको, अगर तुम इस सराय में रुके तो कल तक तुम्हारी यहाँ हत्या हो जाएगी, तुम जिंदा नहीं बचोगे। प्रिय दर्शकों, वो बूढ़ी माँ उन बच्चों को समझाती है पर उन बच्चों पर बूढ़ी माँ का कोई असर नहीं होता है। साहूकार का लड़का जो था वो उस सराय में अंदर बाहर झाँक रहा था, तो वो अंदर की तरफ देखता है कि अंदर एक बहुत ही सुंदर महिला सराय में बैठी हुई थी। उस साहूकार के लड़के का मन
उस महिला पर मोहित हो जाता है और वो साहूकार का लड़का वहाँ रुकने की जिद करने लगता है और उस महिला के पास चला जाता है, जो महिला उस कमरे से उस साहूकार के लड़के को देख रही थी, प्रियदर्श को। वो वहाँ पर चला जाता है। तब बूढ़ी माँ उस के मित्र, जो सेठ का लड़का जो था, उस साहूकार का जो मित्र था सेठ का लड़का, उसे बताती है कि तुम्हारा मित्र अंदर चला तो गया है, पर तुम्हारा मित्र अंदर से वापस नहीं आएगा, और आप ऐसा करो कि अपने मित्र की जान बचा लो, अपने मित्र के प्राण बचा लो। ऐसा जो है वो कहता है। और साथ सेठ का लड़का जब उस बूढ़ी माँ से कहता है कि बूढ़ी माँ, ऐसी क्या बात है, आप इतना चिंतित क्यों हैं, इतनी परेशान क्यों हैं, आप मुझे इसका कारण बताइए। तब बूढ़ी माँ जो है उस सेठ के लड़के से कहती है कि देखो, जिस औरत के पास तुम्हारा मित्र गया है वो एक नागिन है, वो कोई भी रूप धारण कर सकती है, और जब रात का पहर होगा तब वो उसे डस लेगी और तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जो है वो बूढ़ी माँ उस सेठ के लड़के को बताती है। अब सेठ का लड़का काफ़ी चिंतित हो जाता है, काफ़ी व्याकुल हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं अपने मित्र की प्राण कैसे बचाऊं, मैं अपने मित्र की जान कैसे बचाऊं। तभी उस सेठ के लड़के के दिमाग में एक युक्ति आती है और वो एक तलवार लेकर उस वैश्या वृत्ति का जो धंधा करती थी, जो वैश्या थी, जो सराय में वैश्या थी, जिसके पास उसका मित्र साहूकार का लड़का जो रुका हुआ था, उसके कमरे में पहुंच जाता है। तो वो कमरे में पहुंचकर देखता है कि उसका मित्र उस महिला के पास पर लेटा हुआ है। तभी वो भी उस बेड के पास ही एक कोने में जाकर छुप जाता है, और जैसे ही वो नागिन रात को अपने नागिन के रूप में आती है, वो महिला जब नागिन के रूप में आती है, तभी वो उसे तलवार से उसका वध कर देता है और उसे मार देता है, और उसे मारकर उसी बेड के नीचे छुपा देता है। इसके बाद वो अपने मित्र साहूकार को लेकर उस सराय से निकल जाता है, उस सराय से रवाना हो जाता है, और इस तरह वो अपने मित्र की जान बचा लेता है। अब वो कुछ ही दूरी पर जाकर क्या देखता है कि एक महिला, एक सुंदर महिला थाली में भोजन लेकर जंगल में अकेली जा रही थी। वो सेठ का लड़का उस महिला के पीछे पीछे जाने लगता है और देखता है कि वो महिला आधी रात के पहर के दौरान किस जगह पर जा रही है। तो वो देखता है कि वो एक साधु के पास जा रही है। अब वो साधु से कुछ बातें कर रही थी और वो सेठ का लड़का छिपकर ये सभी बातें सुन रहा था। तब वो सेठ का लड़का देखता है कि वो साधु से कह रही है कि मैं आज आपके पास आखिरी बार आई हूँ, मुझे अब अपने ससुराल जाना है, मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं। तभी सेठ का लड़का देखता है कि ये तो मेरे दोस्त राजकुमार की पत्नी है, यानी कि राजा की लड़की की पत्नी है, और ये इस साधु से क्या बात कर रही है और ये मेरे मित्र को क्यों धोखा दे रही है, प्रियदर्श को। जब वो साधु इस बात को सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है और वो कहता है कि जब तुम्हारा पति तुम्हें लेने के लिए आया है तो तुम मेरे पास यहाँ पर क्या कर रही हो। प्रियदर्श को वो साधु उस लड़की की नाक काट देता है और लड़की रोते बिलखते अपने घर पहुँचती है। और लड़की ने सोचा कि अगर मुझे इस अवस्था में किसी ने देखा तो लोग मुझसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, तो वो अपने नाक काटने का आरोप अपने पति पर ही लगा देती है और कहती है कि इसी ने हमारी नाक काट ली और ये हमें काफ़ी समय से परेशान कर रहा है और हम इसके साथ जाना नहीं चाहते हैं। घर वाले उस लड़के को पकड़कर राजा के दरबार में पेश करते हैं, जहाँ से राजा उस लड़के को, उस राजकुमार के लड़के को कारागार में डलवा देते हैं। इधर ये सब नज़ारा उस सेठ के लड़के ने अपनी आंखों से देखा था। सेठ के लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो उस साधु को वहीं पर मार देता है, उस साधु का वहीं पर वध कर देता है और उसकी बॉडी को, उसकी लाश को वहीं पर कहीं एकांत में उसके आश्रम में छुपा देता है। प्रियदर्श को इसके बाद जब वो लड़का, जो सेठ का लड़का था, वो आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ प्रस्थान करता है, तो वो एक मंदिर में जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और कहता है कि हे प्रभु, ये मुझसे क्या अनर्थ हो रहा है। मैंने पहले एक नागिन की हत्या कर दी, इसके बाद एक साधु की हत्या कर दी, अब मैं आगे
क्या क्या होने वाला है अभी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा जो है वो सेठ का लड़का सोचने लगता है। तभी उस मंदिर में 3 चोर आते हैं और तीनों चोर माता के मंदिर में कहते हैं कि हे माता रानी, अगर हम चोरी में सक्सेस हो गए और जिस चोरी को हम करने के लिए जा रहे हैं उस चोरी में हमें सफलता मिल गई तो हम आपको राजा की लड़की की बलि चढ़ाएंगे। ऐसा जो है वो चोर उस माता रानी के मंदिर में कहते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात को उस राजा का, उस सेठ का लड़का उस मंदिर में जो छुप कर बैठा था वो सुन रहा था और वो सोच रहा था कि अगर ये चोरी में सक्सेस हो गए तो ये किसी राजा की लड़की को यहाँ पर लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जब एक दिन गुजर जाता है तो अगले दिन वो चोर एक राजा की लड़की को लेकर मंदिर में पहुँचते हैं और कहते हैं कि हमारा काम माता रानी ने सही तरीके से पूर्ण करा दिया, हम चोरी करने में सफल हो गए, अब हम राजा की लड़की की यहाँ पर बलि चढ़ाएंगे। प्रिय दर्शकों, वो तीनों चोरों में से एक चोर को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम अंदर जाओ और इस लड़की की बलि चढ़ाकर जल्द ही वापस आओ। जब वो अंदर जाता है और जैसे ही वो उस लड़की की बलि चढ़ाने वाला होता है तभी वो सेठ का लड़का जो मंदिर में छुप कर बैठा था वो उस चोर को वहीं पर मार देता है, उसका वध कर देता है। प्रिय दर्शकों, जब वो चोर उसका वध कर देता है, उस चोर का वो सेठ का लड़का जब वध कर देता है तो बाहर जो चोर बैठे थे, जो दोनों चोर और बैठे थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथी को इतना समय क्यों लग रहा है। तब उनमें से एक साथी अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ दाखिल होता है, वो सेठ का लड़का उसे भी वहीं मार देता है। इसी तरह जब वो तीसरा चोर आता है तो वो तीसरे चोर को भी वहीं मार देता है, उसका वध कर देता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद तीनों चोर एक एक करके मर जाते हैं और राजा का लड़का उन तीनों चोरों की लाश को वहीं पर छुपा देता है। इसके बाद राजा की लड़की प्रसन्न हो जाती है और उसे उस सेठ के लड़के को बताती है कि मैं एक राजा की लड़की हूँ। तब वो सेठ का लड़का उसे छोड़ने के लिए उसके महल जाता है तो वो लड़की उस लड़के पर आसक्त हो जाती है, उससे प्रेम करने लगती है और उससे विवाह की मांग करने लगती है। तब वो सेठ का लड़का उस लड़की से कहता है कि नहीं, हमने आपकी रक्षा की है, आपकी जान बचाई है और बदले में हम आपकी भावना से खेलें या फिर आपके साथ दुर्व्यवहार करें या फिर आपसे विवाह करें, ऐसा हमसे कदापि नहीं होगा। राजा की लड़की गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें कारागार में डलवा देंगे, तुम्हें जेल में डलवा देंगे। उस सेठ के लड़के ने कहा कि अगर तुम्हारी नियति को यही मंजूर है तो यही सही, पर हम अपनी बात से मुकर नहीं होंगे। और वो लड़की चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, ये हमारी इज्जत लूटना चाहता है, हमारी इज्जत खराब करना चाहता है। तभी राजा के सैनिक उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उस लड़के को पकड़कर राजा के दरबार में पेश करते हैं, जहाँ से राजा उस लड़के को कारागार में डलवा देते हैं, उस जेल में डलवा देते हैं। उस जेल में उस लड़के के दोनों मित्र भी मौजूद थे, जो कि एक नागिन की हत्या के आरोप में बंद था, दूसरा अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में बंद था और तीसरा सेठ का लड़का जो लड़की की इज्जत के आरोप में बंद था। तीनों दोस्त एक जगह पर मिल जाते हैं और तीनों दोस्त विचार विमर्श करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो राजा उन तीनों को अपने दरबार में पेश कराते हैं और उन तीनों की पेशी राजा के दरबार में की जाती है और राजा उन तीनों से अलग अलग तरीके से बात करते हैं, अलग अलग तरीके से उनसे प्रश्न पूछने लगते हैं। तब राजा पहले मित्र से कहते हैं जिसने नागिन का वध किया था, जिस पर नागिन के वध का आरोप था, कि तुमने सराय में एक महिला की हत्या क्यों की, इसका कारण बताओ। पर सराय में उस महिला की हत्या उस लड़के ने नहीं की थी, उसकी हत्या तो सेठ के लड़के ने की थी। तो भला उसे क्या पता होता कि उसकी हत्या क्यों हुई, किसने की, कब की, किस लिए की। वो चुप रहता है। राजा उससे बार बार प्रश्न करते हैं, बार बार उससे सवाल करते हैं, पर वो लड़का कोई भी उत्तर राजा को नहीं दे पाता है। तब सेठ के लड़के ने कहा कि राजा साहब,
आप मेरे मित्र से क्या पूछते हैं? उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने महिला की हत्या क्यों की, किस लिए की भी है या नहीं भी की है। ये सब जानकारी मैं आपको देता हूँ। तब वो सब बात सेठ का लड़का राजा को बताता है कि मैंने अपने मित्र की जान बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि जो महिला थी वो एक इच्छाधारी नागिन थी। वो रात को नागिन बनकर लोगों को डसती थी, उन्हें मार देती और दिन में अपने सुंदरता दिखाकर उन्हें अपनी तरफ खींचती थी। प्रियदर्श को राजा उससे प्रमाण मांगने के लिए कहता है। तब वो सेठ कड़का कि आप अपने सैनिकों को सराय भेजिए, उस नागिन की लाश को मैंने बेड के नीचे छुपा दिया था। तब राजा अपने सैनिकों को जांच और तफ्तीश करने के लिए उस सराय में भेजने की बात कहता है और राजा के सैनिक उस सराय में जाकर उस नागिन की लाश को वहां से निकालते हैं। तो राजा को आकर पूरी घटना के बारे में बताते हैं। तो राजा उस लड़के को आज़ाद कर देता है, जो साहूकार का लड़का जिस पर उस नागिन की, उस महिला की हत्या का आरोप लगा हुआ था, उसे वो राजा आज़ाद कर देता है। इसके बाद नंबर आता है राजा के लड़के का, जिसने अपनी पत्नी की नाक काटी थी। उस पर नाक काटने का आरोप था। तब राजा ने उससे कहा कि तुमने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी, ऐसी क्या वजह थी जो तुम्हें अपने पत्नी की नाक काटनी पड़ी। और उस पर एक हत्या का भी आरोप था कि उसने एक साधु की भी हत्या की है। प्रियदर्श को जब उससे ये सवाल पूछा गया तो राजा ने कई बार इस सवाल को दोहराया, पर उस लड़के ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। उसे पता भी क्या होता, क्योंकि उसने वो कार्य किया ही नहीं था, तो उसे पता भी नहीं होता। प्रियदर्श को इस बार भी सेठ का लड़का बीच में बोल उठता है और कहता है कि महाराज, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जिस लड़के पर अपनी पत्नी की नाक काटने का आरोप लगा है, एक साधु की हत्या का आरोप लगा है, वो बिल्कुल गलत है। इसे तो कुछ पता ही नहीं, इसने न किसी की नाक काटी है और न ही किसी की हत्या की है। इसका भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। प्रियदर्श को राजा उस सेठ के लड़के से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसी क्या वजह थी और किस कारण तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा। तब वो सेठ का लड़का कहता है कि इसकी पत्नी रात के पहर में एक साधु के लिए खाना लेकर जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी वो साधु से कहती है कि हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और हमें उनके साथ जाना होगा। तो वो साधु इतनी बात पर आग बबूला हो जाता है और इसकी पत्नी की नाक काट देता है। ये नज़ारा, इस पूरे घटनाक्रम को मैं अपनी आंखों से देख रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसकी हत्या कर दी और इसने घर आकर मेरे मित्र को फंसा दिया कि इसने मेरी नाक काटी है। प्रियदर्श को जब उस लड़की को पेश किया गया तो उस लड़की ने भी अपनी सभी बातों को कबूल कर लिया और अपनी गलती मान ली। तो राजा ने उस लड़के को भी आज़ाद कर दिया। इस तरह उस सेठ के दोनों मित्र जो थे, दोनों लड़के जो थे, उन दोनों की राजा की कैद से रिहाई हो जाती है। राजा की कैद से उन्हें आज़ादी मिल जाती है। प्रियदर्श को इसके बाद सज़ा सुनाने के लिए सेठ के लड़के का नंबर आता है और सेठ के लड़के से राजा कहता है कि तुमने हमारी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला, हमारी लड़की की इज्जत लूटना चाहते थे, तुमने ऐसा घोर अपराध क्यों किया। तब वो राजा से कहता है, वो सेठ का लड़का राजा से कहता है कि राजा जी, आपकी लड़की ने मुझे झूठा फंसाया है, मुझे झूठा फंसाकर मुझे फंसाने की साजिश की है। तब राजा ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम इस समय कारागार में बंद हो और तुम्हें सज़ा सुनाना बाकी है, इसलिए तुम अपनी जान बचाने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानी हमें बता रहे हो। तब सेठ के लड़के ने राजा से कहा कि नहीं राजा साहब, 3 चोरों ने इस गांव में एक बड़ी चोरी की थी और उन्होंने मंदिर में माता से ये मन्नत मांगी थी कि अगर हम चोरी में सफल हो गए, चोरी में अगर हम सक्सेस हो गए, तो हम राजा की लड़की की आपके मंदिर में बलि चढ़ाएंगे। और इसी को लेकर राजा साहब आपकी लड़की की बलि चढ़ाने के लिए वो तीनों चोर आपकी लड़की को लेकर मंदिर पहुंचे थे और मैं उसी मंदिर में छुपा हुआ था और मैंने ये सभी बातें सुन ली थी। मैंने उन तीनों चोरों को एक एक करके मार दिया, उनका वध कर दिया और उनकी लाशें भी मैंने मंदिर में छुपा रखी हैं। प्रियदर्श को राजा को
उस लड़के की बात पर पूर्णतः विश्वास नहीं हुआ। राजा ने इसकी जांच कराने के लिए अपने एक मंत्री और अपने कुछ सैनिकों को उस मंदिर के लिए भेजा और उस मंदिर में जांच पूरी करने के लिए उसके सैनिक और उसके मंत्री रवाना हो जाते हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी लौटकर राजा को बताते हैं और राजा से कहते हैं कि वास्तव में इस लड़के ने जो भी घटनाक्रम के बारे में बताया है वो सभी सत्य है, लेश मात्र भी इसमें कोई झूठ नहीं है। आपकी लड़की ने ही इस लड़के को झूठा फंसाया है। तब उस लड़के ने राजा से कहा कि राजा साहब, मैंने जिस लड़की की रक्षा की थी भला मैं उससे विवाह कैसे कर सकता था, मैं उसकी इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ करता। जब मैंने आपकी लड़की से मना किया तो आपकी लड़की ने मुझे झूठा फंसा दिया और आपने मुझे कारागार में डाल दिया। लड़के की इस बात को सुनकर राजा काफ़ी मायूस होते हैं और काफ़ी लज्जित होते हैं और काफ़ी शर्मिंदा भी होते हैं और वह लड़के से क्षमा याचना मांगने लगते हैं और लड़के को माफ़ कर देते हैं और खुद भी शर्म से झुक जाते हैं और वो लड़का भी अब आज़ाद हो जाता है। तो प्रिय दर्शक को जब वो तीनों मित्र राजा की कैद से आज़ाद हो जाते हैं और राजा उन तीनों मित्रों को रिहाई दे देते हैं तो वो तीनों मित्र अपने गांव में आकर रहने लगते हैं और अपने गांव में अपना जीवन यापन पहले की तरह करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, तोता मैना को ये कहानी सुना रहा था और मैना ये कहानी बड़े गौर से सुन रही थी। दोस्तों, तोता मैना से कहता है कि औरतों के चाल चलन का कुछ पता नहीं चलता है, ये अपनी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती हैं, किसी का भी गला घोट सकती हैं, किसी के साथ भी कैसा भी दुर्व्यवहार कर सकती हैं। इसलिए कभी भी इन 3 तरह की महिलाओं से शादी नहीं करनी चाहिए। तोता मैना को बताता है पहली महिला होती है जो अपने पति के होते हुए भी दूसरे पति के साथ अपना मन लगाती है, अपने पति के होते हुए भी दूसरे पति के साथ हित लगाती है। ऐसी महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, तो ऐसी महिलाओं से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। तोता दूसरे नंबर पर बताता है, दूसरे नंबर पर होती है कि कोई महिला अपने पति को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ अपनी हवस को पूरा करती है और अपनी सभी इच्छाओं को दूसरे आदमी के साथ पूरा करती है। ऐसी महिलाएं भी अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हैं, तो इस तरह की महिला से भी शादी कभी और कदापि नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आगे तोता मैना को बताता है तीसरे तरह की औरत होती है। इस तरह की तीसरे तरह की औरत तोता मैना को बताता है कि जो आदमी किसी महिला की जान बचाए, उसकी रक्षा करे, उसकी इज्जत और मान सम्मान की रक्षा करे और वो उस मददगार को ही उल्टा फंसा दे, तो ऐसी महिला से भी कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। तो इन 3 तरह की महिलाओं से हमेशा बच के रहना चाहिए और इन 3 तरह की महिलाओं से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसा जो है तोता अपनी मैना को बता रहा है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको ये बताने और समझाने की कोशिश की है इस कहानी के माध्यम से कि आप भी हमेशा इस तरह की महिलाओं से सतर्क रहें, सजग रहें, ताकि आपका भविष्य और जीवन खतरे में ना पड़े। दोस्तों, हमारा इस वीडियो का मोटिव ये कतई नहीं है कि हम किसी महिला की गरिमा या उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। हम इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए। वीडियो को कम से कम 10 लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें। हम इस तरह की मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।